यानी 23 अप्रैल 2026 और शाम 4 बजे का समय, जब 52 लाख छात्रों का भविष्य एक कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होगा ना, तो वो सिर्फ एक पास या फेल का ठप्पा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वो तो एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम का ही एक्सरे होगा। एकदम सही कहा आपने। और ये एक ऐसा एक्सरे है जिसका इंतजार सिर्फ वो 52 लाख छात्र ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बल्कि उनके माता पिता, मोहल्ले वाले और वो दूर के रिश्तेदार भी कर रहे हैं, जो साल भर भले ही हालचाल ना लें। अरे वो रिश्तेदार, हाँ, आज के दिन उनका फोन जरूर आता है। मतलब ब्लड प्रेशर तो रिजल्ट से पहले ही वो लोग बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, ये एक सामूहिक बेचैनी का दिन होता है ना? हर घर में एक अलग ही टेंशन का माहौल होता है। एकदम। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी और कई आधिकारिक अपडेट्स का पूरा चिट्ठा रखा है। और इन सबको मिला के हम असल तस्वीर देखने वाले हैं। हाँ, हमारा मिशन बहुत साफ है, यूपी बोर्ड रिजल्ट्स के इस पूरे शोर को डिकोड करना। क्योंकि अक्सर होता यह है कि सूचनाओं की इस बाढ़ में, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, काम की बातें छुप जाती हैं। और इसीलिए ये डिकोडिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब भी लोग बोर्ड के नतीजों की बात करते हैं तो उनका ध्यान अक्सर सिर्फ अंकों पर होता है। हाँ, कौन कितने नंबर लाया, बस यही चर्चा होती है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे जो इतना विशाल तंत्र काम कर रहा है, उसे समझना इस पूरे परिदृश्य को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो सबसे पहले इस घटना के पैमाने पर बात करते हैं, मतलब इसके स्केल पर। अखबारों में 52 लाख का आंकड़ा पढ़ना एक बात है, लेकिन जब कोई गहराई से इस संख्या के बारे में सोचता है तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है। सच में 52 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो ये नॉर्वे या न्यूजीलैंड जैसे किसी पूरे विकसित देश की कुल आबादी के बराबर है। जरा सोचिए, एक पूरे देश की आबादी आज शाम 4 बजे एक ही खबर का इंतजार कर रही है। ये तुलना बहुत सटीक है। और अगर हम इस पैमाने को थोड़ा और खोल कर देखें तो ये सिर्फ 52 लाख छात्रों के स्क्रीन के सामने बैठने की बात नहीं है। तो और क्या क्या शामिल है इसमें? देखिए, इसके पीछे की जो लॉजिस्टिक्स है ना, वो किसी बहुत बड़े सैन्य अभियान से कम नहीं होती। अगर 52 लाख छात्र औसतन 5 या 6 विषयों की परीक्षा दे रहे हैं तो हम लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की बात कर रहे हैं। 3 करोड़! बाप रे, 3 करोड़ कॉपियां! ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि पेड़ों का एक पूरा जंगल सिर्फ इन कॉपियों को बनाने में लग गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ कागज ही नहीं, उन्हें छापना, फिर प्रदेश के हर कोने में परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाना, और वो भी बिना पेपर लीक हुए, जो अपने आप में एक टास्क है। एकदम। और फिर परीक्षा के बाद उन 3 करोड़ कॉपियों को बिना किसी छेड़छाड़ के वापस कलेक्शन सेंटर तक लाना, फिर हजारों शिक्षकों द्वारा उनका एक एक करके मूल्यांकन करना। मतलब एक छात्र ने 3 घंटे तक जो लिखा है उसे पढ़ना और जांचना। हाँ, और वो भी निष्पक्ष रूप से। ये एक बहुत ही विशाल प्रशासनिक मशीनरी है जो महीनों तक दिन रात काम करती है। आज शाम 4 बजे जो घोषणा होने वाली है वो इस पूरी मशीनरी के महीनों के पसीने का नतीजा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, जब इतने बड़े स्तर पर मतलब 3 करोड़ कॉपियां जांची जा रही हैं, तो क्या हर कॉपी के साथ पूरा न्याय हो पाता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। एक शिक्षक जो दिन की अपनी 50वीं कॉपी जांच रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश की गर्मियों के मौसम में, उसका माइंडसेट उस शिक्षक से तो अलग ही होगा जिसने सुबह सुबह अपनी पहली कॉपी जांचनी शुरू की है। मानवीय थकान तो होती है ना? बिल्कुल होती है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही जमीनी चिंता है। मानवीय थकान और व्यक्तिगत सोच, जिसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, उसे पूरी तरह खत्म करना तो नामुमकिन है। हाँ, इंसान है, रोबोट तो नहीं। एकदम। लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए मूल्यांकन के कुछ बहुत सख्त नियम और मार्किंग स्कीम बनाई जाती है। कोशिश ये होती है कि अगर एक ही उत्तर को 2 अलग-अलग शिक्षक जांचें तो उनके द्वारा दिए गए अंकों में जमीन आसमान का फर्क ना हो। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। हाँ, एक ढांचा तैयार किया जाता है ताकि व्यक्तिगत बायस का असर कम से कम हो सके। और शायद इसी ढांचे से वो जादुई नंबर भी निकल कर आता है जिस पर आज हर किसी की नजर होगी, मतलब 33%। हाँ, 33% का वो मशहूर आंकड़ा। बिल्कुल। एनडीटीवी के स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 अंक लाना अनिवार्य है। अब ईमानदारी से कहूं
तो आज के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दौर में जहां 99% अंक लाने पर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, कट ऑफ तो आसमान छू रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो ऐसे में यह 33% का कट ऑफ बहुत ही मामूली या बहुत लो बार नहीं लगता? देखिए, ये नज़रिया आम तौर पर हम शहरों में रहने वाले और इस कॉम्पिटिटिव माहौल में पले बढ़े लोगों का होता है। सुनने में 33% मामूली जरूर लगता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सिस्टमैटिक महत्व बहुत गहरा है। अच्छा, वो कैसे? 33% का ये नियम किसी छात्र को देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में भेजने का फिल्टर नहीं है। तो फिर 52 लाख के इतने बड़े हुजूम को इस एक नंबर से क्यों नापा जा रहा है? अगर ये फिल्टर नहीं है तो फिर ये क्या है? यह एक बेसलाइन है, एक बुनियादी रेखा। देखिए, जब कोई राज्य 52 लाख छात्रों की परीक्षा लेता है तो उसमें राजधानी के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल के छात्र भी शामिल होते हैं। हाँ, जिनके पास इंटरनेट, लैपटॉप, ट्यूशन सब कुछ है। बिल्कुल। और उसी परीक्षा में किसी दूर दराज के गांव के सरकारी स्कूल के छात्र भी शामिल होते हैं, जहां शायद बारिश के दिनों में छत भी टपकती हो। दोनों के पास संसाधन अलग हैं, शिक्षकों की उपलब्धता अलग है। यहाँ तक कि घर का माहौल भी एकदम अलग होता है। एकदम सही। ऐसे में आप 80 या 90% को पैमाना नहीं बना सकते। हाँ, मतलब रेस में दौड़ने वाले हर खिलाड़ी का शुरुआती पॉइंट एक जैसा तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो 33% का ये आंकड़ा ये सुनिश्चित करता है कि तमाम विषमताओं के बावजूद छात्र ने उस विषय की एक न्यूनतम बुनियादी समझ हासिल कर ली है। एक तरह की साक्षरता की मोहर लग जाती है। हाँ, ये समाज को बताने का एक तरीका है कि ये छात्र अब कम से कम साक्षरता और विषय के ज्ञान की उस दहलीज को पार कर चुका है जहां से वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, ये नजरिया तो इस पूरे नंबर गेम को देखने का तरीका ही बदल देता है ना? हाँ, मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ छात्र की मेहनत का नतीजा है, बिल्कुल। जबकि असल में हर एक रिजल्ट शीट उस स्कूल, उस जिले और पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही बात इस 33% को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैरोमीटर बनाती है। मैं कहूंगी कि अगर किसी साल पास प्रतिशत अचानक से बहुत गिर जाए और लाखों छात्र ये 33% भी ना ला पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से प्रदेश के लाखों बच्चे